बात कर चुके हैं इसमें ठोस अवस्था के सामान्य परिचय की। यह हमने देख लिया है इसका सामान्य परिचय कि सॉलिड होते क्या हैं। ठीक है, ये अवस्था के बारे में हम समझ चुके हैं, पदार्थ के बारे में हम समझ चुके हैं, फिर पदार्थ की अवस्था है सॉलिड अवस्था, उसके बारे में हम देख चुके हैं। सामान्य परिचय के बाद में हम इसका वर्गीकरण देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन देख चुके हैं हम सॉलिड्स का। एक किसके आधार पर देख चुके हैं, आकर्षण बल के आधार पे। इसमें आकर्षण बल किनमें, अवयवी अणु, इसमें अणु हो सकता है या परमाणु या आयन। के मतलब हम ये देख चुके हैं आकर्षण बल के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा हम देख चुके हैं अवयवी कणों के अरेंजमेंट के आधार पर, अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर क्लासिफिकेशन देख चुके हैं अरेंजमेंट के आधार पर। ये हम देख चुके हैं। इसमें हमने 3 प्रकार के सॉलिड पढ़े हैं, 4 प्रकार के, एक आयनिक, एक आणविक, और सहसंयोजक और धात्विक। ये सब ठोस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी व्यवस्था के आधार पर भी हमने देखा है फर्स्ट क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। ये भी हम देख चुके हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने देख लिया है। फिर हम स्टडी कर रहे थे क्रिस्टलीय ठोस की। इस क्रिस्टलीय ठोस के हम जनरल बात कर चुके हैं, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। क्रिस्टलीय जाल, क्रिस्टलीय जाल के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, क्या होता है क्रिस्टलीय जाल। इसके अलावा हमने एका कोशिका के बारे में थोड़ी बात कर चुके हैं कि एका कोशिका क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने देख लिया है जालक बिंदु, इसकी भी स्टडी हम कर चुके हैं। जो आज का हमारा स्टडी का पॉइंट होएगा वो रहेगा आज का हमारा स्टडी का पॉइंट रहेगा वो रहेगा ठोसों में लिपिड संकुलन। ठीक है, इसकी बात करेंगे अब ठोसों में लिपिड संकुलन की। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें अरेंजमेंट इस प्रकार का किया हुआ है, ये हमें देखना है कि जो सॉलिड बने हुए हैं हमारे पास में, जो क्रिस्टलीय सॉलिड है उनके अंदर जो अवयवी कण है उनका अरेंजमेंट किस किस प्रकार से संभव है, उनको कैसे कैसे हम जमा सकते हैं। तो ठोसों में लिपिड संकुलन, लिपिड संकुलन को कहने का मतलब यह है कि अवयवी कणों की व्यवस्था की बात होगी, अवयवी कणों की व्यवस्था, इसकी बात करेंगे कि इनका अरेंजमेंट कैसे किया होगा। पहला हमारा इसमें लिपिड संकुलन है, जिसका पहला पार्ट है एक विमीय लिपिड संकुल। एक विमीय लिपिड संकुल की बात करेंगे हम। एक विमीय लिपिड संकुल कैसे होगा, जरा आप इसके स्ट्रक्चर को देखो।  को देखो,
ये क्या है, सारे के सारे अवयवी कण, यानी ये अवयवी कण पार्टिकल आयन। ये एक विमा के अंदर एक विमीय व्यवस्था में क्या किए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इनके सेंटरों को मिलाते हुए अगर रेखा खींचूं तो मुझे एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और किसी भी रेखा की सिर्फ एक ही विमा होती है लंबाई, दूसरी विमा होती नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको कि एक विमीय व्यवस्था है, एक ही विमा के रूप में लंबाई के रूप में इसको व्यवस्थित करी गई। दूसरी बात, इसमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, समन्वय संख्या। ये इसका दूसरा नाम ये भी है, उपसय संयोजन संख्या। तो उपसय संयोजन संख्या, पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या होती क्या है। तो उपसय संयोजन संख्या को समझने के लिए पहले थोड़ा साइड में देख लेते हैं कि समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या होती क्या है। उपसय संयोजन संख्या यह है कि किसी भी क्रिस्टलीय चालक की जो निबिड़ व्यवस्था है, किसी भी क्रिस्टलीय चालक की जो निबिड़ संतुलन व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई भी पार्टिकल आयन यानी अवयवी कण कितने अन्य अवयवी कणों के साथ जुड़ा हुआ है, स्पर्श में है, वह ही उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाएगी। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, ये मेरा पार्टिकल आयन ए है मान लो, तो ये एक पार्टिकल आयन इससे A1 और एक इससे A2, इन दो से जुड़ा हुआ है, दो से स्पर्श कर रहा है यहाँ पे। तो यानी इसके लिए जो उपसय संयोजन संख्या हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना हो गया, 2। समझ में आ गई उनकी बात। उपसय संयोजन संख्या क्या होती है कि जो निबिड़ीय संतुलन व्यवस्था है, निबिड़ संतुलन व्यवस्था है, निबिड़ संतुलन व्यवस्था में कोई अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है, वह उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। आगे हम बात समझ में कि कोई भी जो हम अरेंजमेंट ले रहे हैं, उस अरेंजमेंट के दौरान कोई पार्टिकल आयन है कितने अन्य पार्टिकल आयन को स्पर्श कर रहा है, वही उसकी उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे ये एक विमीय जालक है, तो इसके अंदर ये जो पार्टिकल आयन है, ये इन दो पार्टिकल आयनों को स्पर्श करे हुए हैं। कौन से को, 130 वाले को और 21 वाले को। समझ में आ गई। ये वाला पार्टिकल आयन जो है इन दो पार्टिकल आयनों को स्पर्श किए हुए थे, इसकी उपसय संयोजन संख्या इस पार्टिकल आयन के लिए कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, ये बात है। दूसरे प्रकार की निबिड़ संतुलन की बात करते हैं हम। दूसरे प्रकार का निबिड़ संतुलन अभी हमने एक देख लिया है, एक विमीय। क्या था इसमें, पार्टिकल आयन एक सरल रेखा के रूप में व्यवस्थित थे, इसे कह रहे थे एक विमीय निबिड़ संतुलन। इसमें हमने देखी संतुलन समन्वय संख्या कितनी मिली हमें, इसकी समन्वय संख्या 2। कैसे पता है कि जैसे मैं इस पार्टिकल आयन को लेता हूं, तो ये पार्टिकल आयन कितने निकटवर्ती पार्टिकल आयन को स्पर्श कर रहा है, 2 को, एक तो इसको और एक इसको।
इसलिए इसका कॉम्बिनेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। समझ संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। दूसरा देखते हैं हम द्विविमीय निबिड़ संतुलन। तो द्विविमीय निबिड़ संतुलन का मतलब है कि जो आपके ठोसों के अवयवी कण हैं उनको द्विविमीय में यानी लंबाई के रूप में और चौड़ाई के रूप में व्यवस्थित करने पर जो संतुलन व्यवस्था मिलेगी उसे कहेंगे हम कि वो द्विविमीय निबिड़ संतुलन व्यवस्था है। जैसे ये एक विमीय है लंबाई के रूप में, अब इसी एक विमीय निबिड़ संतुलन की हम n लेयर लगा दें यहाँ पे तो बन जाएगा द्विविमीय निबिड़ संतुलन। इस n लेयर को हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहला है वर्गीय वर्गाकार निबिड़ संतुलन। कैसे लगाना पड़ेगा, हमें क्या करना है, हमें द्विविमीय में निबिड़ संतुलन चाहिए। मतलब जैसे ये एक विमीय में है, इसी ये जो एक लेयर बन गई हमारे पास में अवयवी कणों की, इसी को n टाइम रिपीटेशन करवा दो आप। जैसे 3 टाइम, एक बार तो ये गई, 2 बार और लगा दो, 3 बार हो गई टोटल। तो 3 बार में अब आपको मिलेगा कि ये लंबाई की वृद्धि से और ये चौड़ाई की वृद्धि से, तो ये हो जाएगा फिर द्विविमीय निबिड़ संतुलन। यानी एक विमीय निबिड़ संतुलित परतों की द्विविमीय में n बार पुनरावृत्ति करने से प्राप्त संतुलन व्यवस्था द्विविमीय निबिड़ संतुलन व्यवस्था कहलाती है। अब ये दो प्रकार के वर्गाकार निबिड़ संतुलन। वर्गाकार निबिड़ संतुलन का मतलब क्या है कि जैसे ये रहा मेरे पास एक विमीय निबिड़ संतुलन व्यवस्था, ये एक विमीय है। अब मुझे क्या करना है, इसी प्रकार की एक परत और लेनी है, उसको इसके द्विविमीय में लगाना है। मतलब ये लंबाई का उद्देश्य हो गया, अब इस बार मुझे इसकी चौड़ाई का उद्देश्य लगाना है। तो मैं इसको दो प्रकार से लगा सकता हूँ। पहला कि मैं इसे जो पहला पार्टिकल लाइन है उसी के सामने दूसरा पार्टिकल लाइन लगा दूं। ठीक है, फिर जो तीसरी लेयर बनाऊं वो भी मैं पहली लेयर में जैसे ही बनाऊं। आगे बात समझ में, तो ये हो गई मेरे पास ये पहली लेयर। इसी के समांतर अगर मैं ऐसे लाइन खींचता हूं तो या फिर ऐसे खींचता हूं तो एक समांतर रेखाएं मिलेंगी, दूसरी भी एक है, तीसरा भी है। कहने का मतलब इसका सेंटर के ठीक सामने इसका सेंटर और इसका सेंटर है, और इसी के सेंटर के ठीक सामने इनके सेंटर है। और मैं आगे बात, तो ये हमारे पास वर्गाकार निबिड़ संतुलन। एक तो द्विविमीय में तो लगा लिया हमने, द्विविमीय में तो समझ में आ गया, लेकिन ये वर्गाकार का कांसेप्ट क्या है। तो जैसे मैं इस पार्टिकल लाइन को सिलेक्ट करता हूं, इस वाले को, इस वाले पार्टिकल लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस वाले पार्टिकल लाइन के साथ में मुझे क्या करना है, जो आपस में इसको टच कर रहे हैं, मतलब जो इसकी समन्वय संख्या बनेगी या उससे संयोजन संख्या बनेगी, वो किस है संयोजन संख्या। इस उपसय संयोजन संख्या का परिकलन करने के लिए मैं जिन अवयवी कणों को चुनूंगा उनको चुनो। कौन कौन है इसके टच में, एक तो ये टच में है, एक इसके टच में कौन है ये है, एक कौन है इसके टच में ये है, और एक कौन है ये इसके टच में है। ठीक है, आगे बात समझ में आपके कौन कौन है, 1 2 3 और 4 पार्टिकल हैं इसके टच में। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये 4 इसके टच में है। तो अगर मैं इनके सेंटर को मिलाने में रहेगा फिजिकली, मतलब इन दोनों को सेंटर को मिलाया मैंने, मिला दिया, इस वाले सेंटर को मिलाया, फिर इसके सेंटर को मिलाया, फिर इसके सेंटर को मिलाया, तो मुझे एक वर्ग मिलेगा। मतलब ये a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये होगी a, और ये कितने होंगे 90 90 90 और 90। तो इस प्रकार के संतुलन को कहते हैं वर्गाकार निबिड़ संतुलन। मतलब कैसी व्यवस्था होगी इसमें, इसमें होगा टाइप a प्रकार का। समझ में आ गई बात, तो इसे कहेंगे वर्गाकार निबिड़ संतुलन। और इसमें जो संतुलन क्षमता होगी वो कितनी है, संतुलन संख्या समन्वय संख्या 1 2 3 और 4 ऐसी समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या कितनी है इसकी 4 है। दूसरा प्रकार होता है हमारे पास द्विविमीय में षटक कोणीय निबिड़ संतुलन। षटकोणीय निबिड़ संतुलन, इस दौरान क्या करना है हमें, इसमें हमें पहली लेयर लगानी है, फर्स्ट लेयर, ये हो गई अवयवी कणों की फर्स्ट लेयर। ठीक है, अब इसी लेयर की रिप्रेजेंट करनी है द्विविमीय में, लेकिन इस बार लेयर कैसे लगानी है कि जो पहली लेयर के पार्टिकल आए हैं इनका ये जो स्लोप है, मतलब ये जो ढाल है अवनमन है, ये वाला
ये आगे फिर जो थर्ड लेयर होगा वापस से वो थर्ड लेयर इसके अवलंबन के बीच में आएगी। कहने मतलब अगर मैं इसके अवलंबन में लगाता हूं तो इसके सामने आ गया ठीक ऐसे। देखो और नेक्स्ट लेयर आएगी वो वापस से इसके अवलंबनों के बीच में आएगी। तो ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात पता पड़ेगी कि जो फर्स्ट लेयर है उसके जैसी थर्ड लेयर है और जो सेकंड लेयर है उसकी जैसी फोर्थ लेयर है। मतलब फर्स्ट लेयर की जैसी कौन सी है सेकंड थर्ड लेयर और जो सेकंड लेयर है उसकी जैसी कौन सी है फोर्थ लेयर। पहली बात ये होगी मतलब यहाँ पर ये जो टाइप हुआ है वो कौन सा हुआ है ए फिर बी फिर बी टाइप हुआ है। पहली बात है। दूसरी बात इसकी उपसैसी विजन संख्या उपसैसी विजन संख्या तो कितनी होगी इसकी उपसैसी विजन संख्या। जैसे मैं इस पार्टी लाइन को सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे कर लिया। इसको टच कितने कर रहे हैं एक ये कर रहा है एक ये कर रहा है दो एक ये कर रहा है तीन एक ये कर रहा है चार एक ये पांच और एक ये छह कर रहा है। तो इसकी उपसैसी विजन संख्या समझ सकते कितनी होगी 6। अगर मैं ये सेंटर को मिला दूं जो भी इसको क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं तो मुझे षटकोण प्राप्त होगा। क्या करना चाहिए षटकोण प्राप्त हुआ है इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम षटकोणीय निबिड़ संतुलन व्यवस्था कहते हैं क्योंकि एक षटकोण आकृति मिलती है जबकि यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति मिलती है। आगे बात समझ में। अब इसके साथ ही हमें चीज और समझनी है वो क्या है तो वो समझनी है हमें रिक्तिका। रिक्तिका किसे बोलेंगे तो रिक्तिका यानी जो वॉइड है वो क्या होता है वो होता है कि जो आपकी संतुलन व्यवस्था है इसकी अवयवी कणों की निबिड़ संकुल व्यवस्था में अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान रिक्तिका कहलाती है। आगे बात समझ में। रिक्तिका क्या होगी कि जो आपने संतुलन व्यवस्था करी है जो निबिड़ संतुलन व्यवस्था करी है उनके बीच में जो जगह रह गई उसके अवयवी कणों के मध्य जो जगह रह गई स्पेस रह गया उसी को हम बोलेंगे निबिड़ ये रिक्तिका। इसी को क्या बोलेंगे हम रिक्तिका बोलेंगे वॉइड बोलेंगे। एक बिंदु में तो इसको रिक्तिका रेडियस करें एक बिंदु में तो कोई रिक्तिका नहीं होती। द्विबिंदु में देखा जाए तो द्विबिंदु में हमारे पास दो प्रकार के निबिड़ संतुलन है। अगर मैं इसकी रिक्तिका की बात करूं तो इसकी रिक्तिका कैसी है देखो जरा किस टाइप की है इस टाइप की यानी इसमें कितने एंगल हैं 1 2 3 और 4। तो यानी इसमें जो रिक्तिका होगी वो किस टाइप की होगी चतुष्कोणीय। ठीक है चतुर्भुज की जैसी चतुष्कोणीय। जबकि यहां पर अगर मैं रिक्तिका देखने जाऊं तो रिक्तिका कैसी होगी चलो इसी रिक्तिका की बात कर ली जाए कौन सी की करें इसी की करें ये तो ये रिक्तिका किस टाइप की है तो ये रिक्तिका है त्रिभुज के जैसी त्रिकोणीय। इसके लिए जो रिक्तिका होगी वो किस टाइप की होगी त्रिकोणीय। इसमें त्रिकोणीय रिक्तिका पाई जाएगी जबकि इसमें कैसी पाएगी चतुष्कोणीय रिक्तिका पाई जाएगी। ठीक है एक बात ये हो गई। चलो नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द्विबिंदु में हो गया हमारा नेक्स्ट टारगेट है त्रिबिंदु में निबिड़ संतुलन व्यवस्था त्रिबिंदु में। ठीक है जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो ऊंचाई भी हो उसमें हमें निबिड़ संतुलन देखना है कि निबिड़ संतुलन कैसा हो। तो देखते हैं
त्रिविमीय में निबिड़ संतुलन। होगा क्या, पहले ये समझो, जो हमने एक विमीय में निबिड़ संतुलन लिखा, उसकी हमने रिपीटेशन करवा दी तो हमें द्विविमीय निबिड़ संतुलन मिल गया। मतलब उसकी रिपीटेशन कैसे करवाई है, अगर एक विमीय लंबाई के अनुदिश है तो हमने चौड़ाई के अनुदिश उसकी परतों की रिपीटेशन कराई है। जो एक विमीय निबिड़ संतुलन परतें हमें मिली है उसकी हमने द्विविमीय में क्या कराई है, रिपीटेशन कराई है, पुनरावृत्ति कराई है, तो हमें द्विविमीय निबिड़ संतुलन मिल गया। उसकी पुनरावृत्ति हमने दो प्रकार से करवाई थी। एक तो कैसे करवाई कि पहला जो लेयर है उसके जो अवयवीकरण है उसके ठीक सामने दूसरी लेयर के अवयवीकरण और उसी के ठीक सामने तीसरी लेयर के अवयवीकरण, वर्गाकार निबिड़ संतुलन मिल गया। दूसरी हमने रिपीटेशन कैसे करवाई कि जो पहली लेयर थी उसके अवयवीकरणों के अवनमन के बीच में, स्लोप के बीच में दूसरी लेयर के अवयवीकरणों को लगाया। तो इससे क्या हुआ कि एक प्रकार की जो हमारे पास लेयर बनी थी पहली वाली लेयर, उसके जैसी तीसरी लेयर मिली और दूसरी की जैसी चौथी लेयर मिली। और अगर मैंने किसी पार्टिकल आयन को लेकर के जो उसके स्पर्श में है उन सबके सेंटरों को मिलाया तो मुझे षटकोण मिला, तो षटकोणीय निबिड़ संतुलन व्यवस्था मिल गई। अब तीसरी बार क्या करना है, जो हमने द्विविमीय में निबिड़ संतुलन व्यवस्था बना ली, जैसे वर्गाकार निबिड़ संतुलन व्यवस्था बना ली, उसी के ऊपर लेयर लगाते हुए जाओ आप। जैसे एक निबिड़ संतुलन व्यवस्था मिल गई, उसी के ऊपर दूसरी लेयर, उसी के ऊपर तीसरी, उसी के ऊपर चौथी, तो L और B तो था ही, अब ये H और मिल गया। इस प्रकार बनेगी हमारी त्रिविमीय में निबिड़ संतुलन व्यवस्था। किस किस से मिल सकती है, एक तो हमें वर्गाकार निबिड़ संतुलन, वर्गाकार निबिड़ संतुलन व्यवस्था से त्रिविमीय में निबिड़ संतुलन। एक तो ऐसे मिल सकती है, समझ में आ गई बात, कि जो वर्गाकार मिला है उसी का रिपीटेशन 3D में कर दो तो हमारे पास H और आ जाएगी, हमें त्रिविमीय में निबिड़ संतुलन व्यवस्था मिल जाएगी। दूसरा हमें कैसे मिल सकती है, जो द्विविमीय में आपने षटकोणीय निबिड़ संतुलन लिया था, इसमें द्विविमीय यहाँ पे लगा लेते हैं द्विविमीय, तो यहाँ पे द्विविमीय षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय संतुलन व्यवस्था से त्रिविमीय में निबिड़ संतुलन। ठीक है, ये दूसरे प्रकार से निबिड़ संतुलन व्यवस्था मिली। वर्गाकार निबिड़ संतुलन में हमने क्या किया था, द्विविमीय में ऐसे पार्टिकल आए लिए और फिर इसकी रिपीटेशन 2D में करवाई थी, क्या करवाई, फिर एक और लेयर, इस प्रकार से हमें वर्गाकार निबिड़ संतुलन मिल गया था। ठीक है, समझ गए। षटकोणीय का क्या किया था हमने, तो षटकोणीय में हमने किया था ये एक लेयर ली, और इसके अवनमन के बीच में दूसरी लेयर लगा दी। ऐसे करके हमें मिल गया था क्या, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संतुलन। हम कहते हैं A फिर B फिर A फिर B टाइप की व्यवस्था है, जबकि ये कैसी व्यवस्था थी, A और A टाइप की व्यवस्था। समझ गए। अब इसके बारे में जरा सोचो कि मैं इसी के ऊपर निबिड़ संतुलन व्यवस्था करना चाहता हूँ, कैसे कैसे हो सकती है। तो इसमें दो प्रकार से हो सकती है, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2।
थोड़ा सा 3D में कल्पना करने की कोशिश करो, टाइप 1 कैसे हो सकती है। जैसे आपने इसके सेंटर के सामने DBB में रिपीटेशन करी है, वैसे ही आप एचएपीएस 3BB में रिपीटेशन कर दो। कहने का मतलब इस दौरान हमें एक घनीय एकक कोशिका मिल जाएगी। यानी ये जो लेयर है, मैं इसकी 4 लेयर में बात करता हूँ, 4 पार्टिकलाइन की बात करता हूँ, तो ये रहे 4 पार्टिकलाइन, 1 2 3 और 4 हो गए। अब इसके ठीक सामने ऊपर की तरफ 4 पार्टिकल आएंगे, मतलब इस आयन के ठीक सामने, इसके ऊपर ये रहा, इसके ठीक ऊपर ये रहा, इसके ठीक ऊपर की साइड में यहाँ पे, और इसके ठीक ऊपर की साइड में यहाँ पे। आगे की बात समझ में, अगर मैं इसको मिलाऊं तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, दोनों मिल गए, आपस में टच हो गए। तीसरी ये वाला पार्टिकल आयन तुझे टच हो गया, और चौथा ये वाला पार्टिकल आयन तुझे टच हो गया। अब थोड़ा सा मुश्किल काम है कि इन दोनों को मैंने टच करते हुए दिखा दिया, इन दोनों को टच करते हुए दिखा दिया, ये दोनों टच नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि चौक है, रात है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो तुम थोड़ा चला लो इसे, तुम थोड़ा इमेज करो। अब यहाँ से इसी के ऊपर आपने 4 पार्टिकल आयन लगाए, वो यहाँ पे लगे, तो इस वाला तो इससे टच करेगा, इस वाला इससे टच करेगा, ये वाला इससे टच करेगा, ये वाला इससे टच करेगा, ये वाला इससे, और ये वाले पे ये, यानी यहाँ पे पार्टिकल आयन होंगे, इस वाले ने इसको टच कर लिया। अब वो जो दोनों, जैसे ये दोनों टच कर रहे हैं वैसे ये दोनों टच करेंगे, तो ये आपस में ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही, तो ये हो गया हमारे पास में 4 नीचे की तरफ, और इनके ठीक ऊपर की तरफ भी 4 पार्टिकल आए। ठीक है, तो ये 3D में भी ए टाइप की व्यवस्था हो गई, इसमें 3D में 3D में, और 3D में भी ए टाइप की आपने व्यवस्था करी। तो आप देखो जरा सा कि आपको कितने पार्टिकल आए, कैसी वाली कोशिका मिली। एक तो आपको जो एकल कोशिका मिली वो कैसी मिली, एकल कोशिका वो आपको मिली है, उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि कंडीशन लिख देते तो हम समझ में आ जाएगी। तो एकल कोशिका जो मिली है वो कैसी मिली है, A बराबर B बराबर C, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब ये कौन सी कंडीशन है, तो ये एकल कोशिका हो गई हमारे पास सरल घनीय एकल कोशिका, ये मिली हमने। आगे बात समझ में। दूसरा अरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है कि जो आपने ये वर्गाकार लिया है, दूसरी भी वर्गाकार ले लो, लेकिन इसको कहां रख दो, इनके स्पेस के बीच में रख दो। ठीक है, इन स्पेस के बीच में रख दो। रख दिया तो क्या होगा,
आगे बात समझ में कि जो पीछे वाले चार हैं उनके सामने ये वाला पार्टिकल लाइन अपना रखा हुआ है, ठीक है, ये बात है। तो अब हमें यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे हमें जो ज्योमेट्री मिलेगी वो कैसे मिलेगी कि भाई मैं इसके सेंटर को और इसके सेंटर को मिलाऊंगा, इसी प्रकार इसके सेंटर को और इसके सेंटर को मिलाऊंगा, इसी प्रकार इसके सेंटर को, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को मिलाऊंगा। तो जब मैं इनके सेंटर को मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये ज्योमेट्री बनेगी। इसमें क्या है, इस ज्योमेट्री में है देखो ये त्रिभुज में ए बी टाइप की व्यवस्था है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये पार्टिकल लाइन, ये वाला पीछे वाला और ये पार्टिकल लाइन दोनों एक ही प्लेन में, और कौन कौन सी, ये दोनों पार्टिकल लाइन, ये वाला और ये वाला एक प्लेन में, ठीक है, ये और ये पार्टिकल लाइन एक प्लेन में और ये एक प्लेन में। लेकिन ये देखो इस पार्टिकल लाइन का, इस पार्टिकल लाइन का पीछे वाले का और इस पार्टिकल लाइन का, कौन से वाले का, ऊपर वाले पार्टिकल लाइन का है, ये तो पीछे वाला पार्टिकल लाइन हो गया, पीछे वाला, और एक हो गया इसके ऊपर वाला पार्टिकल लाइन। इन दोनों पार्टिकल लाइन के अगर मैं सेंटर की बात करने जाऊंगा, कौन सी की, इसकी और इसके सेंटर की मैं जब बात करने जाऊंगा तो क्या होगा कि ये एक के ऊपर ठीक सामने ना हो करके, और ये क्या होगा कि ये मेरा पार्टिकल लाइन लगा, दूसरा कहां होगा, दूसरा पार्टिकल लाइन मुझे यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब 3D में थोड़ा सा इधर किसका हुआ मिलेगा, इसके ठीक सामने 90 डिग्री से होने के बजाय मुझे ये थोड़ा सा कैसे मिलेगा कि जैसे ये तो 90 डिग्री पे होता है, ये दोनों पार्टिकल लाइन एक दूसरे ठीक सामने होते तो, लेकिन ये तो इसके स्पेस में रखा हुआ है, ये पार्टिकल लाइन किधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर होकर के मिलेगा। तो यानी जो एंगल होगा अल्फा बीटा का वो 90 डिग्री नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया 90 डिग्री से थोड़ा विकृत रहेगा। कहने का मतलब आप ये मान लो कि आपके पास में कोई घन है, कोई घन है आपके पास में, ठीक है, जिसमें ये एंगल सारे के सारे कितना है, 90 डिग्री है। जैसे मान लो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप क्या कर दो, इसको थोड़ा सा ऐसे, इसको इस साइड, थोड़ा इसको इस साइड ऐसे झुका दो, और पीछे वालों को थोड़ा इसको इस साइड और इसको भी थोड़ा सा इस साइड ऐसे झुका दो, और फिर इनको मिला दो। इस टाइप की व्यवस्था हो जाएगी। थोड़ी सी समझ में आ गई क्या बात, थोड़ी इस टाइप की व्यवस्था मिलेगी। मतलब ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझ गए। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तो अल्फा बीटा, यहाँ पे भी टाइप 2 होगा, उसमें भी a b c तो होगा, बट अल्फा बीटा और गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, मतलब 90 डिग्री नहीं होंगे। बस ये जरा सी हमें बात समझनी है कि अल्फा बीटा और गामा जो होंगे वो 90 डिग्री के नहीं होंगे, 90 डिग्री का नहीं बनेगा। तो ये एक व्यवस्था हो गई हमारे पास में। षटकोणीय त्रिभुज में षटकोणीय लिमिट समीकरण की व्यवस्था की बात करी जाए तो ये व्यवस्था कैसे बनेगी कि एक ऊपर की तरफ षटकोण बन गया, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इनके सेंटर को मिलाऊं, ये बन गया षटकोण। एक नीचे ही षटकोण फिर बनेगा, और अगर इनके सेंटर को मिलाएं तो भी क्या बनेगा, षटकोण बनेगा। और इन षटकोणों के अगर मैं इसी गैप में गोल रखूं, कहने का मतलब जैसे ये मैंने एक बना लिया, अब अगली बार गोल कहां पे रखना पड़ेगा, गैप में यहां पर रखनी है, यहां पे, ठीक है। तो यहां पे जैसे रखें तो क्या होगा, हमें स्टेप्स जब यहां पर गोल रखेंगे तो हमें एक दो तो ऊपर नीचे षटकोण मिलेंगे, और बीच में एक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये त्रिभुज मिलेगा, समझ गए। ये वाली गोल कहां रखी हुई है, यहाँ पे, ये वाली कहां है, यहाँ पे, और ये वाली कहां है, तो वो है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाली गोल तो कहां मिलेगी अपने को, यहाँ पे रखी हुई, ये वाली गोल कहां मिलेगी, यहाँ पे रखी हुई, और ये वाली गोल कहां पे रखी हुई मिलेगी, यहाँ पे। इधर ये वाली गोल कहां रहेगी, इसके नीचे, ये वाली गोल इसके नीचे, और ये वाली गोल इसके नीचे, मतलब ये फिर ये गोल फिर ये तीनों एक ही लेयर में रहेंगे, ये यहाँ, और ये वाली गोल और ये एक ही लेयर में रहेंगे, और ये एक ही लेयर में रहेंगे, और ये वाली लेयर, समझ गए। इस प्रकार
प्रकार से। तो अगर मैं इसकी समन्वय संख्या की बात करूं, कितनी होगी इसकी समन्वय संख्या? 6। समझ गए कैसे? 1 2 3 4 तो यहाँ पे है। अब इसके ऊपर जैसे रखूंगा तो एक इसके ऊपर सीधा ऊपर आएगा, एक पीछे की तरफ आएगा, कैसे करके इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। टाइप 2 में अगर मैं बात करने जाऊं समन्वय संख्या कितनी होगी तो कितनी होगी? तो इसकी समन्वय संख्या होगी 4 ऊपर की तरफ, ठीक है, 4 नीचे की तरफ, 8। देखो 4 तो ये, ठीक है, 4 तो ये है, इसके अलावा 1 2 3 और 4 ये है, 8 और 4 तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इस सिचुएशन में? 12। और यही सेम कंडीशन इसके लिए होगी। 6 तो ये, जैसे इस पार्टिकल लाइन की बात करूं मैं तो देखो 3 तो ये है, 6 ये है, 3 तो ये है, 6 ये है, और ऐसी कैसी लेयर ऊपर फिर मिलेगी ना कि भाई फर्स्ट लेयर ये 3 वाली, फिर 6 वाली, फिर 3 वाली, फिर 6 वाली। बुक में देखना आपके जो डायग्राम बनाया वो ज्यादा अच्छा है, बोर्ड में बनाना थोड़ा दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की मिलेगी। तो आपके यहाँ पर 6 तो ये है, 3 ये है, तो 3 6 2 3 12। तो यहाँ पर भी जो समन्वय संख्या होगी या ऑब्सेसिव संख्या जिसको बोलते हैं वो कितनी होगी? 12 होगी, 12 होगी। इसमें अगर रिक्तिकाओं की बात करी जाए तो 2 प्रकार की रिक्तिकाएं मिलेंगी हमें। एक तो हमें रिक्तिका मिलेगी फर्स्ट तो टेट्राहेड्रल, जिसे T से प्रदर्शित करते हैं चतुष्कोणीय, चतुष्फलकीय बोल दो, चतुष्फलकीय यहाँ पे कोणीय नहीं, चतुष्फलकीय है यहाँ पे। और दूसरी केस में ऑक्टाहेड्रल, जिसे कहते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्ति। 2 प्रकार की रिक्तिकाएं मिलेगी, चतुष्फलकीय मिलेगी है, अष्टफलकीय रिक्तिकाएं मिलेगी, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। इसमें रिक्तिकाएं कैसे मिलेगी? इसमें रिक्तिकाएं जो मिलेगी एबी वाले फंक्शन में टाइप 1 में, वो कैसे मिलेगी? चतुष्फलकीय मिलेगी, चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं मिलेगी, ठीक है। एक बात ये और ध्यान रखना, इसमें टाइप 2 में भी चतुष्फलकीय ही मिलेंगी। तो ये तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होगी और इसमें अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होगी, समन्वय संख्या हो गई। ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी, इनको पढ़ना, ठीक है।